बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। क्या करें जी, हाथ साफ रखने पड़ते हैं। कोरोना वायरस का ज़माना है, आप भी हाथ साफ रखिए, बल्कि हाथ सिर्फ ना साफ रखिए, मास्क भी पहन के रखिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। हुकूमत थक गई, मीडिया थक गया, हर कोई थक गया आपको बताते बताते। आज भी जब हम सड़कों पर निकलते हैं तो उसी बेपरवाही से आप बगैर मास्क पहने बाहर निकल जाते हैं। ज़रा ख्याल कीजिए, आपने घर वापस जाना है, अपनी फैमिली के पास जाना है, ज़रा एहतियात कर लीजिए। तो जनाब, आज का प्रोग्राम, इसके अंदर बहुत से अहम इशूज़ पर बात होगी। सबसे पहले तो आज आपने देख ही लिया सरदार अख्तर मेंगल साहब को, उन्होंने आज बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से अपनी जो कोलिशन है उसको अलहदा किया, यानी कि अपनी अलायंस को अलहदा किया है। एक बारीक बात शायद यहाँ ये है कि उन्होंने कहा है कि हम अपने आप को हुकूमत से अलहदा करते हैं, लेकिन अब वो बैठेंगे अपोजिशन बेंचेस पर या नहीं, ये बात उन्होंने नहीं बताई। उनका स्टेटस क्या होगा, दैट इज़ येट टू बी सीन। 4 सीट्स हैं उनकी, लेकिन अपेरेंटली हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या इस बात की कोई अलामती वैल्यू या जैसे सिंबॉलिक वैल्यू कहा जाता है वो है या नहीं है? मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरियम औरंगज़ेब साहबा ने कहा कि जी ये नो कॉन्फिडेंस है हुकूमत के ऊपर। क्या वाकई है या नहीं है? इसका फ़र्क पीटीआई को पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इस पर बात होगी आज के प्रोग्राम में। जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान कराची के और सिंध के दौरे पर है। शायद आज उनका दौरा अभी रात में एज वी स्पीक मुकम्मल हो गया है, वापस तशरीफ़ ला रहे हैं इस्लामाबाद। लेकिन सवाल ये है कि वो जब गए वज़ीर आला सिंध भी उन्हें लेने नहीं गए, लेकिन कोई मुलाकात भी शेड्यूल नहीं हुई, कोई शायद ख्वाहिश का इजहार प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी नहीं किया गया। ये ऑब्वियसली रेसिप्रिकल होता है, दोनों तरफ से होता है मामला। लेकिन वज़ीर आज़म क्योंकि फेडरेशन के वज़ीर आज़म हैं, उनको बड़ा दिल करना चाहिए था, मिलना चाहिए था। हर एक का यही कहना है। वज़ीर आज़म क्यों नहीं मिले इस दौरे के अंदर, ये भी एक बात है, क्योंकि ख़ास तौर पर इस क्राइसिस के अंदर जहाँ लोकस्ट है, जहाँ कोरोना वायरस है, तो आपने सूबों को, उसकी क़ियादत को, वज़रा आला को करीब लाना है। लेकिन यहाँ पर मामलात कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। और आखिरी सेगमेंट में हम दोबारा एक दफ़ा फिर बात कर लेंगे कि कोरोना वायरस के हवाले से हुकूमत ने क्या किया और लोग क्या कर रहे हैं इस पर, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग भी लापरवाह हैं बहसीत कौम। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। शंदाना गुलजार खान साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। चौधरी मंजूर अहमद साहब सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, अगेन बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मरकज़ी रहनुमा है। तो सब आपका भी बहुत शुक्रिया। शंदाना में भी आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ये मेंगल साहब अलहदा हो गए, 2 साल का अरसा उन्होंने खैर तकरीर जो की, आई एम श्योर आपने भी देख ली होगी। आपको मेरे ख्याल में ज़बानी टिप्स पे होगा कि उनकी डिमांड्स क्या थी। वो डिमांड्स एक साइड पे, बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि जी ये नो कॉन्फिडेंस है, या कम से कम मुस्लिम लीग नून कह रही है आपकी हुकूमत के ऊपर ये इत्तेहादी का नो कॉन्फिडेंस है। उन्होंने अनाउंस कर दिया अलहदा हो रहे। फ़र्क पड़ता है आपको, या आपको महसूस हुआ है कि 2 साल के अंदर बदअहदी हुई है, कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाया? अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया मुनीफ साहब। देखिए, आप तो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, और जो हमारे 2 कॉलीग्स इस वक्त बैठे हुए हैं वो भी पॉलिटिक्स में मुझसे बहुत ज़्यादा वक्त गुजार चुके हैं। लेकिन ये तो देखिए कोalition गवर्नमेंट का एक टिपिकल होता है तरीका, एक रद्द अमल होता है। ऑन द पॉजिटिव साइड, यानी अच्छी बात इस पर यह है कि वज़ीर आज़म ने इसका नोटिस लेते हुए असद उमर साहब को तैनात किया कि इस मामले में बात करें इत्तेहादियों से, सिर्फ अख्तर मेंगल साहब से नहीं बट बाकी भी इत्तेहादियों से बात करें। दूसरी बात यह है कि देखिए, जब हमारी हुकूमत ने इनके साथ जब नुकाती एजेंडा साइन किया, तो अगर उनके नुकात सही ना होती तो पीटीआई की हुकूमत कभी उन पर ना अग्री करती। तो नेचुरली अगर उनका गिला उठता है तो उन्हीं 6 नुकात पे या जो अग्रीमेंट हुआ था। लेकिन आई थिंक इसमें हमेशा गुंजाइश होती है नजरसानी के लिए, इसमें हमेशा गुंजाइश होती है पॉलिटिकल बात करने की। और देखिए, हर चीज़ टाइमिंग पे होती है, वक्त देखना होता है, माहौल देखना होता है, और फिर ये भी देखना होगा कि उन तमाम जो नुकात हैं उनमें से कौन सी एक चीज़ है जो उनको सबसे ज़्यादा इस वक्त पे तंग करी। बिकॉज याद रखिए, हमेशा किसी भी इंसान की, किसी भी पार्टी की हालात एक जैसे नहीं रहते। तो जो चीज़ उनको पर्टिकुलर लग रही है कि बलूचिस्तान के सूबे के लोगों के हकूक़ पे असरअंदाज हो रही है, कोविड की बात करना चाहते, कितनी कुछ बातें हो चुकी है। तो अब आई थिंक थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो उन्होंने अनाउंसमेंट की है। इफ यू काइंडली अलाउ मी, अब देखिए, आप नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, वेल वर्स्ड हैं जो मुल्क के अंदर हालात है, इतना तो आपको अंदाज़ा तो है नजीब, तजर्बा भी आपको हो जाएगा। बट द फैक्ट रिमेन्स, 2 साल का तकरीबन अरसा गुजर चुका है। उनकी डिमांड्स आपको पता है, वज़ीर आज़म को पता है, कमेटीज़ बनी है, लोग मिले हैं। उनका ये कहना है, अभी भी कुछ देर पहले जब हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में मेंगल साहब गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि 2 रोज़ कबल भी मुझसे लोग मिलने आए, उन्होंने कहा जी मज़ीद वक्त दे दें, मज़ीद वक्त दे रहे।
ان کا یہ کہنا ہے کہ بھئی آپ ناکام ہو چکے ہیں, آپ کی ڈیمانڈز نہیں میٹ کر سکتے. ان کا صحیح ہونا غلط ہونا وہ بعد کی بات ہے, آئی تھنک وی ہیو گون پاسٹ دیٹ اسٹیج, بٹ آپ وہ ڈیلیور ہی نہیں کر پائے. انہوں نے کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ انہوں نے وارننگ دے دی یا کچھ کر دیا, انہوں نے تو اب علیحدہ ہو گئے نا, اس سے پہلے وارننگز دی انہوں نے. سو ناؤ یو تھنک وین یو سٹ بیک کہ نہیں بھی غلط ہو گیا, نہیں ڈیلیور کر پائے ہم, دیر آر سرٹن تھنگز دیٹ وی کانٹ ڈیلیور, ایسا کچھ ہے خیال؟ دیکھیں جمہوریت میں تو غلط صحیح کچھ نہیں ہوتا. اگر ہمارے کولیشن پارٹنرز, چاہے وہ یہ ہو, چاہے وہ جی ڈی اے والے ہوں, چاہے ہمارے ایم کیو ایم کے دوست ہوں, کچھ ان کی ڈیمانڈز ہوئیں, کیونکہ کچھ عرصہ پہلے پی ایم ایل کیو کی کچھ ڈیمانڈز تھی, اسی طرح کچھ ایم کیو ایم کی تھی. تو ہمیشہ حکومتوں میں, ایٹ لیسٹ میچور حکومتوں میں گفت و شنید ہوتی رہتی ہے ان باتوں پہ. جس طرح آپ نے کہا کچھ ڈیمانڈز ریزنیبل ہوتی ہیں, ریزنیبل ان سینس کہ ڈیلیوری ان پہ ہو سکتی ہے. کچھ ڈیمانڈز ایسی ہوتی ہے کہ ان کی ڈیلیڈ یا بیک لوڈڈ, فرنٹ اینڈ ڈیلیوری ان کو ہو ہی نہیں سکتی, اس کو بیک لوڈ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, فرنٹ اور بیک لوڈ. یہاں پہ کچھ ایسی باتیں بلوچستان کے حوالے سے کہ بلوچستان کی سینسٹیوٹیز بھی بہت زیادہ ہیں. سو مور دین ڈیلیوری ہم ان کی سینسٹیوٹی کو دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کیا ایسی چیز ہے جو ان کو لگ رہا ہے کہ اس کی ڈیلیوری کے نہ ہونے سے, اور یہ بات کرنے سے ہی بات پتا کہ ایسی کیا چیز ہے جو ان کو اس وقت کھٹک رہی ہے کہ وہ کولیشن سے اپنی دوری اناؤنس کریں. اور دیکھیں یہ باتیں فلوئڈ ہوتی ہیں. یا تو لیٹس سے کہ حرف آخر ہے قرآن کا لفظ اور وہ کبھی نہیں واپس آئیں گے, وہ میں اس وقت کہہ نہیں سکتی. ٹھیک ہے, چلیں لیٹس ہولڈ آن ٹو دیٹ. آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا, میں ذرا اس کو آگے لے کے چلتا ہوں. Obviously آپ نے کہا کہ ہوتی ہیں, ان کو کون سی بات بری لگ رہی ہے. It's been about 2 years now, but چوہدری منظور صاحب مجھے یہ بتائیے گا, یہ ایک ابھی شندانہ صاحبہ نے ایک بات کہی کہ یہ کولیشن کے اندر یہ ایک ٹپکل ہوتا ہے, آپ کی حکومت رہی ہے. اب آج میں کچھ تجزیہ کاروں کو سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے دیکھیں جی, اب معذرت کے ساتھ دیکھیں جی, مینگل صاحب ہیں یا بلوچ سرداروں کا, بلوچ جو سیاستدان ہیں, ان کا یہ رویہ ہی ایسا ہوتا ہے, یہ کوئی کچھ لینے کے لیے کچھ دینے کے لیے یہ ٹپکلی ایسے کرتے ہیں. ابھی ٹپکل کا لفظ کولیشن کے حوالے سے, کولیشن پارٹنرز کے حوالے سے شندانہ بی بی نے بھی استعمال کیا. یہ واقعی ٹپکل ہے سر؟ 2 سال ہو گئے ہیں, ڈیمانڈز آپ کے وقت میں تھی, آپ نے بھی بلوچستان پیکج دیا تھا, سب کچھ دیا تھا, معاملات اس وقت بھی کبھی ٹھیک ہو جاتے تھے, کبھی پرابلم ہو جاتے تھے, بٹ کیا فرق کیا ہے آج کے حالات میں اور اس کولیشن پارٹنر کے علیحدہ ہونے سے؟ چوہدری منظور صاحب. بہت شکریہ منیب صاحب. دیکھیے بنیادی چیزیں 2-3 ہیں جن کو دیکھنا ہوتا ہے. ان کے پاس تو میرے خیال 157 ہیں, اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تو صرف 125 تھے, باقی ساری کولیشن سے ہم نے 5 سال پورے کیے. ایسا ہی ہے جی. مسلم لیگ نواز ہمیشہ لکی رہی ہے کہ وہ 3 دفعہ آئے ہیں, تینوں دفعہ 2/3 اکثریت کے ساتھ آئے. سو انہیں شاید اتنی اتحادیوں کی ضرورت نہیں رہتی جب بھی آتے ہیں, لیکن یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے. لیکن آپ نے جب وہ معاہدات کر رہے ہوتے ہیں اس وقت دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ہم یہ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. اس میں 50% کر پائیں گے, 70% کر پائیں گے. وہ آج میں ابھی اختر جان مینگل صاحب کا سن رہا تھا انٹرویو, وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں کوئی اس کی طرف کوئی پیش رفت تو ہونا, اور اس کو صرف 18 جولائی کو 2018 کو معاہدہ ہوا تھا, 18 جولائی 2019 کو وہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد کتنا ٹائم ہے, اس کے بعد کسی کو کچھ پتہ نہیں. چلو ایک ان کی بات سن لیں. دیکھیں کاف لیگ کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا, وہ بھی تحریری معاہدہ ہے. ایم کیو ایم کے ساتھ بھی تحریری معاہدہ کیا. جی ڈی اے کے ساتھ مجھے نہیں پتا تحریری ہے یا نہیں ہے. اب اسی طرح سے بھی پنجاب صوبہ محاذ ہے, اس کے ساتھ بھی تحریری معاہدہ 100 دن کا تھا. اور یہاں پہ 2 کا مجھے پتا ہے, باقیوں کا مجھے نہیں پتا ٹائم فریم ہے یا نہیں ہے. لیکن اگر 2 کا ٹائم فریم تھا, جو جنوبی محاذ صوبہ محاذ تھا ان کے ساتھ 100 دن کا, اس پہ عمل درآمد ہوا ہے کہ نہیں؟ آج 2 سال ہو گئے. سر وہ تو پی ٹی آئی کا حصہ بن گئے نا, وہ تو کوشر ہو گئی ساری پارٹی سر. اب 2 سال ہو گئے. نہیں پھر بھی وہ وہاں پہ 1-2 لوگ مطمئن ہیں جن کو وزارتیں, جن کو اکوموڈیٹ کر لیا. نیچے ٹرموائل ہے, ان پہ نیچے سے وہاں سے پریشر بڑھ رہا ہے, جو ان کی کانسٹیچوئنسی ہے ان پہ پریشر بڑھ رہا ہے کہ آپ نے صوبے کا وعدہ کیا تھا, کدھر ہے 100 دن کے اندر. سو وہ بھی آنے والے دنوں میں آپ ایک نیا ٹرموائل دیکھیں گے. دوسری بات, آپ کو پتا ہے کہ کاف لیگ کے جو وزراء ہیں وہ کیبنٹ میٹنگز میں نہیں جا رہے, ناراض ہیں. ان کے جو ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں. ایم کیو ایم نے باقاعدہ لکھ کر دیا تھا, ناراض ہو کر بیٹھے رہے, پھر ان کو منایا گیا. تو یہ آنے والے دنوں میں اب اتحادی جیسے جیسے ان کا میجورٹی تھن ہوتی جائے گی,
वैसे वैसे इत्तेहादियों की डिमांड्स भी बढ़ती चली जाएंगी। चौधरी साहब, ये आपको क्यों लग रहा है कि ये आने वाले दिनों में ऐसा कुछ होने जा रहा है? चौधरी मंजूर साहब, फिर मैं चौधरी साहब के पास भी जाता हूँ, डॉक्टर साहब के पास। आपको लग क्यों रहा है कि कुछ होने जा रहा है? देखिए, मैं अपने एक सियासी तजर्बे की बुनियाद पर कहता हूँ। हम उस वक्त कहा करते थे कि इत्तेहादी तो फिर ये भी एक टाइम आता है, अब इन्होंने तो जेन्युइनली सबको नाराज किया हुआ है, ना भी नाराज हो तो एक टाइम ऐसा आता है जब उन्हें पिस्तौल के लाइसेंस की जरूरत होती है, पिस्टल की, तो वो तोप का लाइसेंस मांग रहे होते हैं। अच्छा, तो फिर ये चीजें आने वाले, और खान साहब का मिजाज नहीं है कि वो किसी की बात सुने। अरे खान साहब तोप का लाइसेंस नहीं देंगे। जरदारी साहब का तो मिजाज था ना। अच्छा, वो तो मेरा ख्याल है किसी तोप का, पिस्टल का क्या देना है, वो किसी छुरी का लाइसेंस देने के लिए तैयार नहीं किसी को। वो समझते हैं जैसे मैंने जो, लेकिन एक बात है, क्रेडिबिलिटी किधर है गवर्नमेंट की? अच्छा, जो किए थे या करते नहीं आप, अगर करने किए थे तो उन पे कुछ तो अच्छा चौधरी मंजूर साहब, एक सेकंड, मैं डॉक्टर साहब को जरा इंक्लूड करूं। डॉक्टर साहब, ये मुआहदे भी ऐसे ही हैं मुनीब साहब, सिर्फ एक सेंटेंस, ये मुआहदे भी ऐसे ही हैं जैसे इनके वादे थे, वैसे ही ये मुआहदे। चले वो अब इत्तेहादी इनके बताएंगे को मामलात ऐसे रहे। बट डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, वो सर आप लोगों के लिए ये अच्छी खबर कैसे बन जाती है? अभी एक इत्तेहादी है, पिछले दिनों मुस्लिम लीग काफ को मसाइल थे, वो चले ज़ाहिरी तौर पर तो दूर हो गए, बीच में से दूर हुए ना हो, लेकिन उन्होंने कहा जी हम साथ हैं। वो अभी भी बहुत से लोग पीटीआई के कह रहे हैं जी वो मेंगल साहब को भी हम मना लेंगे, कोई बात नहीं है, कुछ भी हो जाएगा। तुसी एवं ही खुश हो रहे हो सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब, हमारे किसी भी ऐसे बयान से या किसी ऐसे तर्ज अमल से मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई चीज़ सामने आई है कि हमको इस पर कोई खुशी के शादियाने बजा रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक है इस बात का कि मेंगल साहब ने हुकूमती अलायंस से अलहदगी का इजहार किया है, जैसा कि चौधरी मंजूर साहब ने अभी कहा कि इससे पहले PMLQ, उसके पहले MQM, वो भी अपने खदशात का इजहार करते रहे हैं, बरमला करते रहे हैं। बल्कि मुझे याद है कि PMLQ के जो लोग हैं वो तो टेलीविजन पे हमारे साथ बैठ के, आपके प्रोग्राम में भी बैठ के कामिल अली आगा साहब यहाँ तक कहते रहे कि हमारे तो गिले और खदशात ये हैं कि हम अगर कल बल्दियात का इलेक्शन पंजाब में होता है तो हम क्या मुंह लेके जाएंगे लोगों के पास। मतलब उनके खदशात थे, गिले थे, पता नहीं किस हद तक दूर हुए हैं। हमारा जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए हम एक सियासी जमात है, पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात है, ऑप्शन तमाम सियासी पार्टियों को जो पोजीशन में है वो खुले रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्या इस वक्त हमने कोई स्ट्रेटेजी फौरी तौर पर किसी एक्शन की बनाई है? ऐसी कोई भी बात नहीं है। आगे देखें कि हालात क्या बनते हैं। डॉक्टर साहब, ये आपको क्यों लगता है, आपकी जमात को या आपकी जमात की तरफ से बयान दिया गया ना मरियम औरंगजेब साहबा ने कि ये जी हुकूमत के ऊपर नो कॉन्फिडेंस है, मैं आता हूं उसको, ये कैसे हो गया नो कॉन्फिडेंस है? देखें जब आप किसी भी सियासी जमात से या अपोजिशन की किसी जमात से जब आप पूछेंगे जी कि अगर इत्तेहादी गिलामंद है हुकूमत से तो उस पर तबसरा करें, तो यकीनन वो तबसरा करेंगे। और वो तबसरा यही है कि हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं वो बिलउमूम कह लें या जो अलायंस इनके रहे हैं पार्टियों के साथ बिलखुसूस कह, वो सारी की सारी नाकाम हो रही है। मिसाल के तौर पे 2 साल हो गए आपको, पूरी कौम को आपने देखा है कि विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। सबसे पहले कहा जी मदीने की रियासत, अल्लाह माफ करे, यानी उस सिमत में भी कोई सफर नहीं है। एक तो है ना उसी को मुताबिकत या उस तरफ जाना, उस सिमत में भी कोई सफर नहीं है। नया पाकिस्तान जो बनने के लतीफे आपको सोशल मीडिया पे और पूरी दुनिया में नजर आ रहे हैं वो आपके सामने है। फिर कहा जी एहतसाब होगा जनाब, पता नहीं अरबों खरबों रुपया वापस आएगा, सिवाय अपोजिशन को टारगेट करने के जो एहतसाब हुआ है पाकिस्तान में वो आपके सामने है। 1 करोड़ नौकरियां, ये मैं आपको मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ। 50 लाख घर, एक घर की ईंट अभी तक रखी नहीं गई। खुशहाली होगी, रिफॉर्म्स आएंगे। ये वो एजेंडा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सामने रख के इन्होंने लोगों से वोट लिए हैं। ज्यादा लिए हैं, कम लिए हैं, मैं उस बहस में नहीं जाता, वो भी पूरी कौम को पता है, छोड़े उसे। लेकिन ये आपका मेन एजेंडा पे आप फेल हो रहे हैं। जो आपने अपने ताजियों से किए हैं उस पर आप फेल हो रहे हैं। अभी जो बहुत बड़ा चैलेंज पूरी दुनिया को कोरोना की शक्ल में आया हुआ है, उस पर जो ड्रामा चल रहा है पूरे मुल्क में, वो आपने देखा है। कभी कहते हैं जुकाम है, कभी कहते हैं कि लोग नहीं सुन रहे, कभी कहते हैं कि पाकिस्तान से ज्यादा जाहिल कौम पूरी दुनिया में कोई नहीं है। अल्लाह ताला को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है इस कौम को सुधारने के लिए। तो जाहिर है ये आपकी राशिद साहब डॉक्टर भी हैं, फेलियर है आपकी पॉलिसीज का फेलियर है, जिसका जिक्र हमने किया है कि हुकूमत पे अदम एतमाद यही है कि उसकी पॉलिसियां नाकाम हो रही हैं, उसकी गैर संजीदगी है, उसकी किसी मामले के अंदर आपको कोई बस ये बात तो आपको भी पता है ना, ये बात तो आपको भी पता है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब के ये 4 वोट्स हुकूमत के पास हो या ना हो, हुकूमत जा कहीं नहीं रही। वो एक अलग बहस है,
کہ حکومت ان 4 ووٹوں سے آ رہی ہے یا نہیں جا رہی. ہم تو صرف ابھی حکومت کی پالیسیز کی بات کر رہے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ حکومت کل گر جائے گی یا وہ گرنے جا رہی ہے, یہ تو آگے آنے والا وقت بتائے گا. اور خاص طور پہ جو حالات انہوں نے کر دیے ہیں, اب کوئی بھی جماعت یہ ذمہ داری لینے سے پہلے 10 دفعہ سوچے گی کہ انہوں نے ملک کی حالت کیا کر دی ہے. اچھا, ملک کی حالت کیا ہے, ٹھیک, وہ بحث بالکل اپنی جگہ ہے. منیب صاحب ہمارا آپ منیب صاحب آپ اتنے سوال کرتے ہیں کہ ہمارا بھی آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حکومت جا کہیں نہیں رہی. چوہے صاحب, میں یقین سے یہ صرف کہہ سکتا ہوں, بلکہ میرا یقین اس بات نہیں, میں یقین سے صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بات چوہے صاحب کو بھی پتا ہے, ڈاکٹر طارق فضل چوہے صاحب کو, آپ کو بھی پتا ہے, اور شہزادہ بی بی کو بھی پتا ہے کہ حکومتیں ایسے نہیں جاتی جب تک کوئی خاص حالات پیدا نہ ہو. یہ آپ کو پتا ہے چوہے صاحب, تسی منو یا نہ منو. میں ایک بریک لے رہا ہوں جی, واپس آتے ہیں. وزیر اعظم گئے ہیں, سر جان دے, کوئی نہیں, ایک بریک کے بعد آتے ہیں, نہیں ہمارے ساتھ رہیے گا.